नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 देखा था। आज इसी के पार्ट 3 की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो या शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी रीट पटवार के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से आपके रेलवे के अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। तो देखिएगा, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 3 पिन बिजली के पलंग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। पहला ऑप्शन आधार सिरे से, दूसरा सजीव सिरे से, तीसरा उदासीन सिरे से, और चौथा किसी भी सिरे से। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आधार सिरे से। किससे जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से। जो 3 पिन वाली बिजली की पलंग होती है उसमें सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है आपके आधार सिरे से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब एक प्रकाश दूसरे से अधिक प्रकाश देता है एक बल्ब, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? पहला ऑप्शन आपका प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दूसरा दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस समान है, तीसरा अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, और चौथा कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरोध। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसलिए एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। पहला ऑप्शन 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, दूसरा 3.6 इंटू 10 की घात 3 जूल, तीसरा 10 जूल, और चौथा यहाँ पे सेम ही ऑप्शन आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप 15 जूल कर लो। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? पहला ऑप्शन करंट के प्रवाह को कम करना, दूसरा करंट के प्रवाह को बढ़ाना, तीसरा प्रतिरोधकता को कम करना, और चौथा वोल्टेज को क्षणिक कम करना। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रतिरोधकता को कम करना। फ्लोरेसेंट लैंप में जो चौक होती है उसका प्रयोजन क्या होता है? प्रतिरोधकता को कम करना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? पहला ऑप्शन तापमान, दूसरा दाब, तीसरा देद्रीय, और चौथा अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है या किस पर निर्भर नहीं करता? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दाब। दाब और प्रतिरोध के बीच में कोई संबंध नहीं होता, तो दाब प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका अतिचालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा चालक, और चौथा रोधी। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा अतिचालक। क्या कहेंगे उसको? अतिचालक। प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध अगर गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को कहते हैं अतिचालक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा स्थिर रहता है, और चौथा उपरोक्त सभी। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया रेलवे में। जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बढ़ता है। अगर हम किसी तार के प्रतिरोधक तार को लंबा कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, पहला ऑप्शन कम दाब पर पारा, दूसरा अधिक दाब पर पारा, तीसरा नियोन और पारा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब होगा कम दाब पर पारा। क्या भरा होता है? कम दाब पर पारा भरा होता है विद्युत मरकरी लैंप में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, पहला ऑप्शन आपका एम्पलीफायर, दूसरा रेगुलेटर, तीसरा स्विच और चौथा रेक्टिफायर। तो पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन या उपकरण कौन सा होता है? जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न और सरल प्रश्न। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रेगुलेटर। क्या होता है? रेगुलेटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपके सामने एमसीबी जो लघुपतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, पहला ऑप्शन धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, तीसरा धारा के रासायनिक प्रभाव पर और चौथा धारा के तापन प्रभाव पर। तो एमसीबी जो लगी होती है अपने घरों के अंदर, जो लघुपतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को को काट देती है या पूर्ति को काट देती है, ये किस पर काम करता है? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा धारा के तापन प्रभाव पर। किस पर काम करती है? धारा के तापन प्रभाव या उष्मीय प्रभाव पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 1 वोल्ट के बराबर होता है, पहला ऑप्शन आपका 1 जूल, दूसरा 1 जूल प्रति कूलाम और तीसरा 1 न्यूटन प्रति कूलाम और चौथा 1 जूल प्रति न्यूटन। तो दोस्तों 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर होता है आपका कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। अगर हम कार्य को 1 जूल माने और आवेश को 1 कूलाम माने तो यहाँ पर 1 जूल बटा 1 कूलाम आएगा, तो आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके बराबर है? आपका 1 जूल प्रति कूलाम के। किसके बराबर है? 1 जूल प्रति कूलाम के। चलिए अगला प्रश्न। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब, पहला ऑप्शन ये सिकुड़ता है, दूसरा ये फैलता है, तीसरा इसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा ये फैलता है। क्या होता है? ये फैलता है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या होता है? ये फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, पहला ऑप्शन उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, दूसरा निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, तीसरा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना और चौथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका डायनेमो। डायनेमो को अपन जनित्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जनित्र। तो जनित्र क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत को यांत्रिक में बदलती है आपकी विद्युत मोटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक धारावाही चालक संबंधित है, पहला ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र से, दूसरा विद्युत क्षेत्र से, तीसरा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से और चौथा स्थिर विद्युत क्षेत्र से। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। किससे संबंधित है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से धारावाही चालक का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? पहला ऑप्शन एमीटर, दूसरा पोटेंशियोमीटर, तीसरा वोल्टामीटर और चौथा ओम मीटर। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र या उपकरण कौन सा है? जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डेनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है? पहला ऑप्शन आपका कार्बन प्लेट, दूसरा जिंक प्लेट, तीसरा तांबे की प्लेट और चौथा लोहे की प्लेट। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा जिंक प्लेट। डेनियल सेल का जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? जिंक प्लेट का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। घरेलू फ्यूज तार होता है, पहला ऑप्शन उच्च गलनांक का, दूसरा निम्न गलनांक का, तीसरा अति उच्च गलनांक का और चौथा अति निम्न गलनांक का।
तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अति उच्च गलनांक का। किसका होता है? अति उच्च गलनांक का होता है फ्यूज तार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक साधारण जनित्र में स्थायी चुंबक का उपयोग किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन आपका रोटेटर, दूसरा स्टेटर, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साधारण जनित्र में स्थायी चुंबक का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा रोटेटर के रूप में। किसके रूप में? रोटेटर के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत लेपन में उस वस्तु को जिस पर धातु लेपित होनी है बनाया जाता है। पहला ऑप्शन कैथोड, दूसरा एनोड, तीसरा ए व बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत लेपन में उस वस्तु को जिस पर धातु लेपित होनी है उसको किससे बनाया जाता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कैथोड। क्या बनाया जाता है उसको? कैथोड बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का उपयोग किसमें होता है? पहला ऑप्शन संचायक सेल में, दूसरा शुष्क सेल में, तीसरा विद्युत जनित्र में और चौथा उपयुक्त सभी में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसमें घटित होती है? जवाब दीजिएगा। या कि कौन इस पर काम करता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। और विद्युत जनित्र का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना भी माइकल फेराडे ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शुष्क सेलों में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है? पहला ऑप्शन वैद्युत ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। फिर यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शुष्क सेलों का वोल्टेज होता है? पहला ऑप्शन 1.58, दूसरा 2.56, तीसरा 1.56 और चौथा 1.50। तो दोस्तों शुष्क सेलों का वोल्टेज कितना होता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1.56। कितना होता है? 1.56। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है? पहला ऑप्शन लघु नाभिकीय रिएक्टर, दूसरा डायनेमो, तीसरा थर्मोपाइल और चौथा सौर बैटरी। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सौर बैटरी। क्या होगा? सौर बैटरी। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होती है सौर बैटरी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है? पहला ऑप्शन रेडियो वेव, दूसरा अवरक्त, तीसरा पराबैंगनी और चौथा माइक्रोवेव। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों अवरक्त। क्या होगा? अवरक्त, या इनको कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड तरंगे काम में आती है टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डेनियल सेल में एनोड बना होता है। एनोड किसका बना होता है? पहला ऑप्शन आपका तांबे की प्लेट का, दूसरा जिंक की प्लेट का, तीसरा कार्बन की प्लेट का और चौथा लोहे की प्लेट का। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका सही जवाब होगा तांबे की प्लेट का। किसका बना होता है? तांबे की प्लेट का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कृत्रिम उपग्रहों में किस प्रकार का सेल प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन शुष्क सेल, दूसरा डेनियल सेल, तीसरा सौर सेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कृत्रिम उपग्रहों में। तो कृत्रिम उपग्रहों में दोस्तों अपने सौर सेल का उपयोग होता है। कौन से सेल का? सौर सेल का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है। पहला ऑप्शन समान आवेश पर, दूसरा समान धारिता पर, तीसरा समान विभव पर और चौथा समान प्रतिरोध पर। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे
किस पर होती है? तो आपका जवाब, सही जवाब होगा यहाँ पर समान विभव पर। किस पर होती है? समान विभव पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? पहला ऑप्शन प्लास्टिक, दूसरा लकड़ी, तीसरा सूती कपड़ा और चौथा तांबा। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, कौन सा सुचालक है विद्युत का इनमें से? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा तांबा या कॉपर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। संचायक बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? पहला ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा उपरोक्त सभी। तो संचायक बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है संचायक बैटरी में, और संचायक बैटरी आपके द्वितीयक सेलों में रखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पुनरावेशनीय बैटरी का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन वोल्टा, दूसरा डेनियल, तीसरा गैस्टन प्लानटे और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुनरावेशनीय बैटरी का आविष्कार करने वाले कौन थे? जवाब दीजिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा गैस्टन प्लानटे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शुष्क सेल में कैथोड बना होता है? पहला ऑप्शन तांबे का, दूसरा कार्बन का, तीसरा जिंक का और चौथा लोहे का। दोस्तों जवाब दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी फायदा दिलाइएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ये आपके रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा। बीच बीच में क्लास को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तो शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जिंक का। किसका बना होता है? जिंक जस्ते का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं है, वे क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका अतिचालक, दूसरा धात्विक चालक, तीसरा अर्धचालक और चौथा विद्युतरोधी। जो ठोस उस ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वह क्या कहलाते हैं? जवाब दीजिएगा, यहां पर आपका सही जवाब होगा अर्धचालक। सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है रेलवे के अंदर। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? तो देखो दोस्तों, पहले तो अपने को यूनिट ज्ञात करना पड़ेगा। तो यूनिट ज्ञात करने के लिए वाट इंटू समय, कितने समय के लिए चल रहा है? 5 घंटे, और दिन कितने दिनों के लिए? तो 30 दिन, बटे में कर देंगे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए हमने, 5 तरी 15 यूनिट आ गए अपने। अब देखो 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्चा? 15 यूनिट का मूल्य, 15 यूनिट का मूल्य कितना आ जाएगा? 50 इंटू 15, तो आप कर दोगे 750। अब ये 750 पैसे हैं, इनको रुपए में बदलना है तो 100 का भाग दे दो, 7.50 रुपये। कितना आ जाएगा? 7.50 रुपये। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शुष्क सेल का एनोड बना होता है? पहला ऑप्शन तांबे का, दूसरा कार्बन का, तीसरा जिंक का और चौथा लोहे का। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो आप कहोगे कार्बन से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत प्रेस या इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट के ऊपर लिपटा रहता है? पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा मिट्टी, तीसरा अब्रक और चौथा सीसा। तो विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का तार किसकी प्लेट पर लिपटा रहता है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर अब्रक। अब्रक की प्लेट के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जनित्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो दोस्तों बहुत बार आ चुका है प्रश्न, जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा रासायनिक ऊर्जा और चौथा उपयुक्त सभी। तो जनित्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन ऊर्जा का, दूसरा शक्ति का,
तीसरा विद्युत आवेश का और चौथा विद्युत धारा का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है दोस्तों? आपका सही जवाब होगा ऊर्जा का। किसका होगा? ऊर्जा का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नोट मेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दो डायोड, दूसरा एकल विद्युत रोधक, तीसरा एकल ट्रांजिस्टर और चौथा एकल डायोड। तो नोट मेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा दो डायोड के द्वारा। किसके द्वारा? दो डायोड के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सेल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा उपयुक्त सभी। तो सेल के अंदर विद्युत कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। ये पिछली पीडीएफ में भी आया था दोस्तों, तो आप जवाब देने की कोशिश करें। पहला ऑप्शन आपका अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य व अनंत के बीच और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शून्य। क्या होगा दोस्तों? शून्य। तो दोस्तों ये थे विद्युत धारा से संबंधित 40 और महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 पीडीएफ पहले आ चुकी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो वहां से जाकर उनको आप देख सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तो आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करिएगा इस चैनल पर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।